तो 20 दिन या तो बहुत कुछ है वरना 20 दिन कुछ भी नहीं है। टोटल मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा 10-11 मतलब 11 चैप्टर्स मैंने टोटल यहाँ पे लिख रखे हैं। आयनाइजेशन, एंथैल्पी पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी जाती है, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल से बोलोगे कुछ करो चाहे ना भाई, पूरे चैप्टर में ये जरूर से पढ़ना। इसका क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट होता है हर एक, लिटरली मैंने जितने पेपर सॉल्व किए हैं तो दिस चैप्टर इज वेरी बोनस भाई, इसको तो दोनों में करना है। आइसोथर्मल वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस, एंट्रोफी के बारे में, बॉन्ड एनर्जी हो गया, ठीक है, इतनी है ये, तो इसका आप पीएच बताओ, ठीक है। तो पीएच से क्वेश्चन हो गया। सॉल्व में तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सब कुछ आ गया। रहता नहीं है कि यार ABCD ऐसे लगा आगे स्टोकियोमेट्री को फिर उसमें निकालना होता है। रेजोनेंस आ गया, ठीक है, इस पर हमेशा क्वेश्चन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, सब कुछ, इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट सब कुछ। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आस्था। सो टुडे इज़ 31 मई एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो रीनीट वाला एग्ज़ाम है वो है हमारा 21 जून को, और बस हमारे पास 20 दिन बचे हैं। अगर कल से हम देखें तो यार देखो यार, अगर आपको लग रहा है कि 20 दिन है तो 20 दिन या तो बहुत कुछ है वरना 20 दिन कुछ भी नहीं है। तो जिस हिसाब से आप उसको यूटिलाइज़ करो उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने सोचा है कि हम लोग बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। किस तरह से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसका तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दूंगी इस वीडियो में। मैं बस आपको बताने लूँ कि केमिस्ट्री के यार कुछ चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 11th-12th में आकाश में गई हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, मतलब मैंने पेपर वगैरह सब कुछ दिए हैं, तो मतलब मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स पता है या सेग्रीगेट मैंने किए हैं जो कि मतलब ये है कि पेपर में हमेशा सारे पेपर्स में पूछे ही जा रहे हैं। और सब कुछ ऐसा पढ़ना भी ऐसा, देखो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये है ना कि सब कुछ पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो पढ़ना पॉसिबल है उसको हम एटलीस्ट पढ़ सकते हैं और उसमें से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, बाकी आप सब खुद ही बहुत सारे वीडियोस है, आपको कहीं और से देखना होगा तो आप देख सकते हो। मैं अपना आप सबको बता दे रही हूँ कि मैं कौन कौन से चैप्टर करूँगी, किस तरीके से करूँगी, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। बट मैं कौन कौन से चैप्टर्स करूँगी वो ये, क्योंकि कई लोग, मैंने अपने वीडियोज़ में बताया था कि मैं मतलब चैप्टर्स बताऊँगी तो सब कह रहे थे कि कौन कौन से करोगी वो बता दो, मैं वो सब बस आप लोग को बता दे रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो चैप्टर लिखा है, टोटल मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा 10-11 मतलब 11 चैप्टर्स मैंने टोटल यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल, अच्छा इसमें भी ऐसा नहीं कि जैसे कोई एक चैप्टर तो उसमें आप सारे टॉपिक्स करो, नहीं, कुछ मेन टॉपिक्स है जो कि मतलब मैंने देखे हैं कि वो उसी से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, PYQs में भी, अपने मॉड्यूल्स में भी और पेपर में भी ऐसे, ठीक है। जैसे कि आप देखो पीरियोडिक टेबल, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जैसे क्या था ना कि ये वाला पर्टिकुलर मेटल एलिमेंट दे देगा कि कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, वो सबकी सिमिलर ट्रिक भी होती है, तो सबसे भी आप निकाल सकते हो। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ओके। उसके बाद सेकंड वाला हमारा आता है ना कि इसमें से कौन सी स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, ये भी पूछी जाती है, तो वो यही हो गया। फिर आयनाइजेशन, एंथैल्पी पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी जाती है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी पूछी जाती हूँ, बट जो मेन चीज़ें जो कि मैंने देखी है उस हिसाब से मैंने इधर लिखा है। और जब आप चैप्टर पढ़ने लगना आपको इसके अलावा भी और कुछ लगेगा तो वो आप पढ़ते रहना साथ में, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जैसे कि पता है पूरा ही चैप्टर पहले बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 11th क्लास में हो तो भाई ये तो मतलब बेस ही बनाता है आपका, ठीक है। तो ये चैप्टर तो मतलब सही है, आता है सबको, लेकिन इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि समझ लो कि फजान्स रूल, इससे हमेशा क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने हमेशा ही पूछी जाती है। शेप ज्योमेट्री, इस हाइब्रिडाइजेशन का क्या शेप होगा, क्या ज्योमेट्री होगी। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, भाई ये भी इंपॉर्टेंट ही है, आपको पता है। बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सब कुछ पूछा जाता है, तो उस हिसाब से मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ये सही है, मतलब पूरा चैप्टर ही, मतलब एक बार आपको समझ में आ गया ना तो फिर ये चैप्टर इतना आपको टफ नहीं लगेगा। इट इज़ ईजी, क्वाइट ईजी चैप्टर, बट हाँ एक बार आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। IUPAC इसमें पूछी जाती है कुछ एलिमेंट्स के, मेन कुछ की हमेशा रिपीट होती है, वो आप देख लेना उसमें PYQs वगैरह में, ठीक है। उसके बाद फिर VBT हो गया, CFT आ गया, ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर ये आइसोमेरिज्म हो गया, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के भी लास्ट में कुछ आते हैं कंपाउंड्स के नाम, इसमें से ऑर्गेनोमेटलिक वाला रहता है, तो वो मतलब इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं 1-2, ठीक है। और उसमें एक तो चीज़ था यार, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, बट एक कोई रूल है उससे ऑर्गेनोमेटलिक में जो कि मतलब हमारे इतने NCERT में नहीं थी, बट उसके क्वेश्चंस आते हैं, मैंने अपने पेपर में भी देखे हैं, आते हैं और वैसे भी रहता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो DNF ब्लॉग है। DNF ब्लॉग में सबसे पहले आगे आपका लेंथमाइड कॉन्ट्रैक्शन से इससे क्वेश्चन होते हैं, और ये जो KMnO4 और K2Cr2O7 है, इसकी 3 रिएक्शंस हमारे NCERT में भी दी हुई है और वैसे भी आपको पता होगा, तो इसकी रिएक्शन से ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं। और भाई एक्सेप्शंस के तो भाई बात ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, तो वो तो आपको पता ही होने चाहिए। बट वही है ना कि इसमें बता रही हूँ कि जो मेन जिससे मतलब जो की चीज़ें हो सकती है हमसे, इसके अलावा तो और भी चीज़ें हैं ही भाई, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट यही है कि यार सब कुछ तो हम पढ़ नहीं सकते हैं ना।
तो ये हमारा लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा ये दोनों के मतलब इसके यार ये मैं ज़रूर से बोलूँगी, कुछ करो चाहे ना भाई पूरे चैप्टर में ये ज़रूर से पढ़ लेना। इसके जो इक्वेशंस हैं इसके उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन से, ठीक है। फिर मोल कंसेप्ट सबको पता है, न्यूमेरिकल टाइप ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है, मोल्स कैसे निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्म, इसका क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट होता है। हर एक लिटरली मैंने जितने पेपर सॉल्व किए हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं पेपर वगैरह सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने 2025, 2023, 2024 और 2022 ये सब मतलब सॉल्व किया है। 22 तक का मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और एम्पेरिकल फार्मूला मतलब हर एक पेपर में लिटरली इसका क्वेश्चन तो ज़रूर होता है एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का, कंसंट्रेशन टर्म्स के, ये तो पता ही है, इसमें तो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है आपके। तो मूल कंसेप्ट इस क्वाइट इजी चैप्टर सबसे पहला चैप्टर होता भी है, तो लिटरली मतलब बहुत लोगों को पता भी होता है इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन इट्स अ वेरी ईजी चैप्टर भी कह सकते हैं, ईजी चैप्टर है ही कह सकते हैं क्या, ठीक है। और ये हमारा फिजिक्स में भी मतलब है इंक्लूडेड, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये चैप्टर मतलब इक्वल है। एक तो मान लो आपका थर्मोडायनेमिक्स भी इक्वल है, बट वही है कि उसमें आपका जो फॉर्मूला है वो एक में माइनस हो जाता है। बट आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है भाई जिसमें सेम है, फॉर्मूलाज भी सेम, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी लगभग सिमिलर ही आते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी बोनस भाई, इसको तो दोनों में कर लोगे, ठीक। इसमें वही बोर मॉडल हो गया तुम्हारा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नोड्स, इंटर नोड्स, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो भी आप पढ़ोगे तो टॉपिक, एक दो टॉपिक मुझे इसमें याद नहीं आ रहे थे, तो आप इसमें से देख लेना, आपको और कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यार, ये थर्मोडायनेमिक्स और ये इक्विलिब्रियम, ये दोनों चैप्टर्स जो है ना आपके यार, मतलब ये काफ़ी वास्ट चैप्टर्स हैं। तो अगर देखना चलो तो इसमें मतलब हर कुछ ही तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगा, बट फिर भी उसमें से भी कुछ टॉपिक्स मतलब करना है तो यार सब कुछ ही करना है, बट वही है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ कर सकें। तो कुछ चीज़ें जो हमेशा से इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि देखो हीट और वर्क पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेल्टा एच डेल्टा यू में रिलेशन क्या है, आइसोथर्मल वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस, एंट्रोपी के बारे में, बॉन्ड एनर्जी हो गया, ठीक है। इन सब के बीच में रिलेशंस, ये सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा पूछी जा रही हैं। नाउ कमिंग टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में देखो केपी केसी का रिलेशन हो गया, लीच प्रिंसिपल हो गया, पीएच की कैलकुलेशन। मैं सच बता रही हूँ, पीएच कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे ना एम्पेरिकल फार्मूला से हमेशा क्वेश्चन आता है, वैसे एक क्वेश्चन पक्का पीएच की कैलकुलेशन का आता है कि अगर इसका बेसिसिटी इतनी है ये, तो इसका आप पीएच बताओ, ठीक है। तो पीएच से क्वेश्चन हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी से क्वेश्चन होता है, बफर सोल्यूशन से क्वेश्चन होता है। तो ये सब आपका इक्विलिब्रियम का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी मतलब ठीक है, इसमें अब आपका जैसे दो है ना कि आयनिक इक्विलिब्रियम और वाला, तो मतलब इसमें तो चैप्टर तो वही मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट तो पूरा है, लेकिन अगर उसमें अभी हम कम टाइम में अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में भी देखो ऑर्डर, मैंने बस ऑर्डर लिखा है शॉर्ट में। अब इसमें तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सब कुछ आ गया तुम्हारा इसमें। तो इसमें क्या करना है, बस सबका फॉर्मूला याद करना है, और एक दो मतलब क्वेश्चन कर लोगे ना तो उसकी अप्रोच पता चल जाएगी किस हिसाब से कहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, T1 की वैल्यू क्या रखनी है, P1 की वैल्यू क्या रखनी है ना, और RT वगैरह की, इन सब की मतलब जब क्वेश्चन करोगे तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा, ठीक। फिर हम लोग आते हैं अरेनियस इक्वेशन। इस पर तो भाई सीधा सा वैल्यू दी रहती है, तो हमें पता होता है कि अरेनियस इक्वेशन में इसको रखना है। तो इस तरह से ये हो गया। मैं भाई इतनी जल्दी बोल रही हूँ तो जल्दी समझा रही हूँ ताकि मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, बस इसलिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अलावा अगर कोई आप लोग को डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो यार कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो और मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए, आप लोग का भी मतलब देखने में मेरा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं जल्दी बोलती हूँ ताकि समझ में आ जाए सबको, ठीक है। और फिर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन से पर्टिकुलर बैलेंसिंग से क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन सीधा दी जाती है इक्वेशन, और उसमें मतलब स्टोकियोमेट्रिक रहता है। मैं पेन नहीं लेके बैठी हूँ यहाँ पे, बताते सही रहता नहीं है कि यार ABCD ऐसे लगा होता है आगे स्टोकियोमेट्रिक, और फिर उसमें निकालना होता है कि इसका स्टोकियोमेट्रिक क्या होगा, तो वो बैलेंसिंग में आपका वो पार्ट आ गया। फिर GOC, अगेन GOC इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर, जो कि बेसिक चैप्टर इन द सेंस कि मतलब ये बेस बना रहा है आपका, ठीक है। तो GOC हो गया। अब इसमें क्या है, तो नॉमेनक्लेचर हो गया। नॉमेनक्लेचर मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई ना, अब पूरा नॉर्म जितने फंक्शनल ग्रुप है सबके नॉमेनक्लेचर हो गए। तो अब एक बार देख लेना है, जरूरी नहीं है किसी को सबको याद रह जाए सब कुछ, बट एक बार देखने में क्या जाता है ना, एक बार देख लेना जो आपने नोट्स बनाई होगी, जहाँ से भी पढ़ा होगा वो चीज़ें देख लेना। फिर अब आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म में भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों टाइप के हो गए, ठीक है। जो अपने नोट्स बनाए होगी उससे देख लेना। जो मेटल्स, जो एग्जाम्पल देखो टीचर्स जो करवा देते हैं ना, वो जनरली वो PYQs वाले और बहुत ही जो मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कंपाउंड्स होते हैं, वही टीचर्स भी करवाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि पूरा नॉमेनक्लेचर सारे कंपाउंड्स निकालो बैठ के रटो, नहीं। जो आपके टीचर्स ने करवाए हो, बाकी आप PYQ सॉल्व करो, तो वो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट वो चीज़ें देखो। रेजोनेंस आ गया, ठीक है। इस पर हमेशा क्वेश्चन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, सब कुछ इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट सब कुछ होता है GOC में, ठीक है। सब देख लेना, ठीक है। सर मैंने अभी इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव नहीं लिखा है, बट वही है कि ऐसे अपना दिमाग में आपको इतना थोड़ा बहुत पता होता है ना, आप चैप्टर पढ़े हो तो, ठीक है। स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इन सब की, फ्री रेडिकल, ये सब की हो गया, ठीक है। इसके अलावा सबसे बोनस पॉइंट जो है आपका पूरा, वो है नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन में नेम्ड रिएक्शन करो, एकदम सारी नेम कुछ याद हो जाए ना। नेम मैं कह रही हूँ ऑर्गेनिक में मत करो, हेलोल्किन्स मत करो, अल्कोहल मत करो, जो आपको नियर मत करो। नेम्ड रिएक्शन एक बार रट ही लो, बस रट लो, इतना पता होना चाहिए। और काफ़ी लोग मतलब मेरे साथ भी पहले ये प्रॉब्लम थी
कि मतलब अभी भी है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कहूँगी मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ, नहीं, बट फिर भी कुछ चीज़ें बेटर है। जैसे मान लो कि जो आपका बीच में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, बस इतना याद रखो कि जब ये कैटलिस्ट लगता है तो हमारा जो हमारी रिएक्शन है उसमें ये प्रोडक्ट बनता है। बस ये कैटलिस्ट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड हटाना है, यहाँ पे इसको आके जोड़ना है, यहाँ पे इस पोजीशन पे जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखो। कैटलिस्ट से आप उस चीज़ को याद रखो जो रिएक्शन में लग रहे हैं और क्या प्रोडक्ट क्या चीज़ बन रहा है। नेम रिएक्शन ट्राई करना कि इसमें सारी अपनी ढंग से कर लो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे यार, ये मैंने केमिस्ट्री का बताया है। इसके अलावा मैंने सोचा है कि एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं अपना प्लान बता दूंगी आप सबको कि मतलब मैं कल से लेके 20 दिन तक मतलब जो नीड आ रहा है उसमें मैं रोज़ क्या क्या करने वाली हूँ। मैं रोज़ का सोच रही हूँ, ऐसे बता देती हूँ एक बार में ही, ताकि आप सबको भी क्लैरिटी रहे कि हाँ हम किस अप्रोच से पढ़ने वाले हैं। और बाकी सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे हो, और फिर कमेंट्स में बताना अगर कुछ भी आप लोगों को कुछ और डाउट्स वगैरह हो, या आपको प्लान कैसा लगा या आपका क्या प्लान है, सब कुछ शेयर करना। ओके, ये मेरा पेपर रखा हुआ है आकाश का, ठीक है, ये तो ऐसे ही देख रही थी मैं कुछ देर पहले, तो रखा हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ और आपको डाउट्स वगैरह होंगे तो बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।